चलिए हम शो को आगे बढ़ाते हैं। और क्योंकि बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर एक पर्सनल फाइनेंस शो है, यहाँ पर हमें ख्याल रहता है आपके पैसों का और आपके निवेश का और आपके आर्थिक लक्ष्यों का। शादी जैसे बंधन में कोई भी डिवोर्स की मानसिकता से कदम नहीं रखता है, लेकिन कई बार जिंदगी आपको इस तरह की गेंद फेंकती है कि आपको समझ नहीं आता कि अब जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज और वित्तीय अनिश्चितताएं जो हैं हमेशा आपकी जिंदगी में रहती हैं, जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। और ऐसे में फाइनेंशियल सिचुएशंस और तलाक जैसी फाइनेंशियल सिचुएशन से कैसे आप बच सकते हैं, इसका अब नुस्खा हम आपको बताने वाले हैं। और चर्चा, देखिए, डिवोर्स और तलाक बहुत ही टैबू शब्द है और खुलेआम बातचीत नहीं होती है इस पर। लेकिन जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो आपको अपनी जिंदगी में हर अनिश्चितता के पहलू पर के बारे में सोचना चाहिए, भले ही वो मृत्यु हो या वो तलाक जैसा कोई इवेंट हो आपकी जिंदगी में। मेरे साथ दो खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ गए हैं जो बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि कैसे बहुत जरूरी है कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और तलाक जैसी सिचुएशन में अगर आप आ जाते हैं तो अपने फाइनेंसिस को आपको कैसे आगे ले जाना चाहिए। आभा सिंह वरिष्ठ वकील मेरे साथ जुड़ गई हैं, हर्ष रुंगटा एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और आभा मैम, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि हाल ही में जो मामला आया है मेरे ख्याल से बॉम्बे हाई कोर्ट का, उस पर मैं चाहती हूं कि आप थोड़ी समझाइश दे दें, जहां पर पत्नी कमाती है तभी भी पति को खर्च देना होगा। ये निष्कर्ष और ये फैसला क्यों लिया गया कोर्ट की तरफ से, और क्या बैकग्राउंडर था, जरा आप ये समझाइए, उसके बाद चर्चा को आगे ले जाते हैं। मैं कि ये केस जो था पहले फैमिली कोर्ट में चला और फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पति जो है 15,000 रुपए महीना खर्चा देगा, उसको मेंटेनेंस देगा। लेकिन पति ने उस फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करी और ये कहा कि मेरी पत्नी खुद पढ़ाती है और उसकी 21,000 रुपए महीने इनकम है, और साथ ही साथ वो एक साल में करीब 2 लाख रुपए ट्यूशन से कमाती है। और साथ में पति ने ये भी कहा कि मेरे साथ मेरे माता-पिता रहते हैं, उनके इलाज की ज़िम्मेदारी मेरी है और इसलिए मैं ये 15,000 रुपए नहीं दे सकता। पत्नी मेरी खुद नौकरी करती है, कमाती है, टीचर है। तो मुझे ये कहा फैमिली कोर्ट का ऑर्डर, इसको क्वॉश किया जाए, इसको सेट असाइड किया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जब मामला सुना, तो उसने पत्नी के भी जो पत्नी ने अपनी साइड की बातें रखी थी वो सामने आई, और पत्नी ने कहा कि हस्बैंड ने जो है पहले बोला था कि उनकी इनकम कुछ है, बाद में उन्होंने कुछ कम बताई है, और वो सब करने के बावजूद पत्नी के वकील का कहना था कि पति की इनकम तभी ज्यादा है पत्नी से और वो पत्नी को दे सकता है। अब हम कानून पे आए तो हम जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, साथ ही साथ जो हमारा डीवी का भी एक्ट है, जो बाकी हमारे सेक्शंस है, वो साफ-साफ कहते हैं कि पति की ज़िम्मेदारी होती है कि पत्नी को वो ना सिर्फ मेंटेन करे, बट वो कहता है कि एक पत्नी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो मेंटेन होना चाहिए। तो ये कहना कि नहीं वो अब अपने घर में रह रही है, उसका खर्चा नहीं है, कोर्ट कहता है नहीं। अगर पति के घर में वो अच्छे घर में रहती है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास ड्राइवर है, उसके पास कुक है, तो ये सब चीजें हस्बैंड को उसको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ शादी के बाद उसकी पति के घर में था, वही उसका पति को छोड़ने के बाद भी होना चाहिए। तो ये सब नजर में रखते हुए इनफैक्ट दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। एक रजनीश वर्सेस नेहा है, जिसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर्स हैं कि पति पत्नी दोनों अपने 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स, उनके जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सब उनको कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, और उसको देखने के बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको मेंटेनेंस दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये अब बहुत क्लियर हो गया, और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग अपने फैक्ट सामने नहीं रखते थे और कोर्ट को एलिमनी या मेंटेनेंस देने में बहुत दिक्कत आती थी। तो ये एक बहुत अच्छा केस है। इसमें पत्नी की इनकम होने के बावजूद, क्योंकि अगर पत्नी की 21,000 इनकम थी, तो पति की जो सैलरी थी वो करीब 67,000 पर मंथ थी। तो पत्नी का कहना था कि मेरे से कहीं ज्यादा पति को मिलता है और वो मुझे उसको देना चाहिए। और यही सब देखते हुए कोर्ट ने जो है पत्नी को उसका सैलरी मिलने के बावजूद बोला कि पति जो है 15,000 रुपए महीने, जो फैमिली कोर्ट ने सेट किया था, वो देता रहेगा।
ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जजमेंट आई है और यहाँ पर पति को बोला गया है कि उन्हें खर्चा जो है वो उठाना पड़ेगा, गुजारा भत्ता जो है वो रोका नहीं जा सकता। लेकिन हर्ष, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, डिवोर्स का हर मामला तो कोर्ट तक पहुँचता ही है और ऐसे में जो फैसला आता है, जजमेंट आता है, वो आपको स्वीकार करना होगा। यहाँ पर भले ही पत्नी के लिए पति को बोला गया है कि आपको खर्चा उठाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप भी इस बात का संज्ञान ले ले कि आपके साथ भी कभी भी ये हो सकता है। भले ही आप हस्बैंड हो या आप वाइफ हो, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो इस राह पर होनी चाहिए कि किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के मौके पर आपके पास उतनी इनकम हो कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सके, या उस तरह की इन्वेस्टमेंट हो, उस तरह की निवेश की प्लानिंग हो। जब भी हम शादी जैसे बंधन से जुड़ते हैं हर्ष, तो कोई भी सेपरेशन के बारे में उस वक्त नहीं सोचता है। फिर भी हम जानते हैं कि प्रीनप्स बनने अब शुरू हो चुके हैं। बहुत लोगों ने जो है अपनी अपनी विल पहले से ही बना दी है, शादी के तुरंत बाद या तो बना दी है या तो पहले ही बन गई है। कैसे ज़रूरी हो गया है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें बिफोर गेटिंग इनटू अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट लाइक शादी, हर्ष? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने खड़ा किया है और इसके बारे में फॉर्चुनेटली अब काफी जागरूकता आ रही है, क्योंकि जो अ, जो जिस तरीके से पहले इसके बारे में सोचते थे, आपने शुरू में कहा कि तलाक का वर्ड इस्तेमाल करना नेगेटिव है। अब वो शायद इतना नेगेटिव नहीं रहा, या कम से कम उसके बारे में सोचना। मैं अपने अनुभव से बात कर सकता हूँ कि जब अब यंग कपल से हम बात करते हैं, शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं या अभी-अभी बंधे हैं, तो जैसे ये कैथलिक कम्युनिटी में बहुत अच्छा एक सिस्टम है कि शादी के पहले उनकी काउंसलिंग होती है हर चीज को लेके। उस काउंसलिंग में उनके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, फैमिली रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, वो सब के बारे में डिस्कशन होता है। बहुत ही अच्छा है। तो उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग भी जुड़ना चाहिए कि आगे चल के हमारी इनकम्स अलग-अलग होंगी, उन कपल्स की इनकम अलग-अलग होंगी, लेकिन कई ज़िम्मेदारियाँ कॉमन होंगी और कई एस्पिरेशंस हैं, वो कॉमन होंगे और कई एस्पिरेशन सेपरेट भी रहेंगे। तो इनका रिकंसिलिएशन कैसे होगा? कौन किसकी तरह करेगा? ताकि इसके बारे में अगर पहले से सोचा जाए, तो उसका निभाना बहुत अच्छा होता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल चीज़ ये है कि लोग सोचते हैं कि शादी करते ही घर खरीद लेते हैं। अब घर खरीदने में होता ये है कि अनलेस वो कोई बहुत संभ्रांत परिवार से आ रहे हों और परिवार वो पैसा दे रहा हो, तो उनको अपना ही पैसा देना है। परिवार थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन मेनली अपना ही पैसा देना है। तो अगर लोन लेके करते हैं, तो न सिर्फ आज का जो उनका अर्निंग्स है, आज की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, बल्कि फ्यूचर की इनकम भी उस एक असेट में सब जुड़ जाती है। तो क्या इतना बड़ा कमिटमेंट आपको लेना है? क्योंकि हो सकता है आप उस शहर में ही ना रहें, हो सकता है आपकी रिलेशनशिप ना रहे। इनफैक्ट अगर आप होम लोन्स का रीजंस फॉर डिफॉल्ट का डेटा देखेंगे, तो वन मेजर रीजन इज सेपरेशन, नॉट नेसेसरीली डिवोर्स। तो ये बहुत बड़ा एक चीज है कि इतना बड़ा कमिटमेंट इनटू एन इलिक्विड एसेट आपको करना है क्या? तो करना है तो कॉन्शियसली करें। किस तरीके से खर्चे चलेंगे, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, उसका और जो सेविंग्स होगी वो किस तरीके से होगी, उस सेविंग्स का क्या इस्तेमाल होगा, उसमें किसका कौन यू नो किसके मर्जी से, दोनों की मर्जी से होना चाहिए, चाहे कमाए कोई भी। हो सकता है एक आदमी, एक पर्सन ज्यादा कमा रहा हो, एक पर्सन कम कमा रहा हो, तो क्या उससे रिलेशनशिप में जो डिसीजंस होंगे उस जॉइंट इनकम से, क्या वो डिसीजंस भी उस अनुपात में होंगे? तो ये सारी चीजें कॉन्शियसली डिस्कस करना और पुट टुगेदर करना और उसके बारे में डिसीजन लेना। डिसीजंस गलत या सही ये नहीं ज़रूरी होते। हो जाता है।
जी, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अब मैम थोड़ा-सा मेरे ख्याल से आप भी यहाँ पे बहुत वैल्यू ऐड कर सकती हैं, क्योंकि डिवोर्स से पहले भी काउंसलिंग होती है। जब आप काउंसलिंग देती हैं कपल्स को, तो क्या इन सब मुद्दों पे चर्चा होती है? चर्चा होती है तो क्या एलिमनी का कोई गणित है, कोई कैलकुलेशन है जो यहाँ पर तय हो रखा है? वाइफ वर्किंग है, नहीं है? अब यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट में तो कहा गया है कि पति को खर्चा जो है वो देना पड़ेगा, जो लाइफस्टाइल वो मेंटेन रखनी पड़ेगी। लेकिन किस तरह के रियल केसेस जब आते हैं जहां पर हो सकता है कि वाइफ बराबर कमाती हो, या हो सकता है बिल्कुल ही नहीं कमाती हो, बिल्कुल नहीं कमाती होगी तो पति को खर्च उठाना ही पड़ेगा, बट अगर कोई वर्किंग ऑलरेडी है तो क्या कोई फॉर्मूला है एलिमनी का? काउंसलिंग जब होती है तो जब हर्ष ने कहा कि आपके जॉइंट फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, आपके ऊपर जॉइंट लोन हो सकते हैं, कैसे इन सब का बंटवारा किया जाता है मैम? बिल्कुल, ये बहुत ही वैलिड इशू है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट से और मोरलेस सुप्रीम कोर्ट ने जो है 25% रखा है कि मतलब मिनिमम 25% ऑफ द हस्बैंड्स इनकम वो वाइफ को दी जानी चाहिए। हालांकि ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी ऑनरेबल जज ने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है प्रवीण कुमार जैन वर्सेस अंजू जैन, उसको कोर्ट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियरली मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको केस को लेते हुए जो चीजें रखी हैं सामने रखी है कि स्टेटस ऑफ पार्टीज देखी जाएगी, रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ की वाइफ, और अगर बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं ये क्वांटम देखा जाएगा। फिर इंडिविजुअल क्वालिफिकेशंस क्या है, उम्र कितनी है पत्नी की, मतलब कितनी उसकी लंबी लाइफ अभी बाकी है जीने को, उसके साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उसने एंजॉय किया है अपने मैट्रिमोनियल होम में। और ये भी कोर्ट देखता है कि क्या वाइफ ने अपनी सैक्रिफाइस करी है। कई विमेन वर्किंग होती हैं लेकिन परिवार को देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए वो अपनी जॉब छोड़ देती हैं। तो जब एलिमनी सेटल की जाती है तो ये सब चीजें उसमें देखी जाती हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो हम सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट्स भी लिटिगेशन कॉस्ट भी देते हैं विमेन को, कि मतलब उनको कोर्ट आना पड़ा अपना मेंटेनेंस मांगने के लिए। तो ये भी इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर अ नॉन वर्किंग वाइफ। तो अगर वाइफ नॉन वर्किंग है तो उसको लिटिगेशन कॉस्ट भी दी जानी चाहिए। और जो टोटालिटी में देखते हैं हम लोग की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस दोनों की क्या है। एक केस में हैंडल कर रही थी और उसमें जो हस्बैंड था वो कुछ नहीं देना चाहता था। जब शादी हुई थी दोनों की तो उसकी इनकम करीब साल में 18 लाख थी, बट वाइफ को कुछ देना ना पड़े इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो अपने फैमिली बिजनेस में जो म्यूचुअल फंड्स का था उसमें काम करने लगा। तो कई केसेस में मैंने देखा है कि हस्बैंड अपनी नौकरी ही छोड़ देते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारी कोई इनकम नहीं है, क्योंकि वो पत्नी को देना नहीं चाहते। तो ऐसे केसेस में हमको कोर्ट के सामने सब फैक्ट्स लाने पड़ते हैं। और इस केस में हमने उस हस्बैंड का अपॉइंटमेंट लेटर कोर्ट को दिखाया कि ये विंडिक्टिव होके, मैलिशियस होके जानबूझ के इस तरह का कर रहा है। और बाद में हमने जो उसके बाकी चीजें लगाई कि हर क्लब की मेंबरशिप उसके पास थी, वो उसके पास व्हीकल थी, उसने शेयर से उसको डिविडेंड आता था, इंटरेस्ट आता था। तो ये सब दिखा के वी वर सक्सेसफुल कि हम उसकी वाइफ को जो डिवोर्स हो रहा था उसको हमने अच्छा एलिमनी दिलाया। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और कोर्ट जो है लेकिन अगर पत्नी ज्यादा कमाती है तो भी एक आध केसेस आए हैं जहां पे अब तो कोर्ट, क्योंकि हम इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष एक बराबर है, तो केसेस हुए हैं जहां पे पति कुछ नहीं करता है, पत्नी करती है। तो ऐसे कम केसेस हैं, लेकिन उसमें कोर्ट ने पत्नी को ऑर्डर किया है कि वो पति को खर्चा दे। हर्ष, अब थोड़ा सा हम चर्चा को निष्कर्ष की ओर लेकर जाते हैं। कोई भी एक सोल्यूशन नहीं हो सकता इस पूरे मुद्दे का। बुनियादी बातें जो हमें ख्याल में रखनी चाहिए, मेरे ख्याल से आप दोनों ने बखूबी अपने अपने एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो है वो यहाँ पर समझा दी है। कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा इशू तब हो जाता होगा जब बीच में बच्चे इन्वॉल्व हों, है ना? तब मेरे ख्याल से थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत हो जाती है हर्ष। और अगर दोनों माता पिता कमाते हैं, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां फिर जो होती हैं वो कोर्ट तय करता है, उसके मुताबिक उनको निर्वाह करना होता है। जब बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है हर्ष, तब कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखना चाहिए? तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन चीज ये है कि जब रिलेशन अच्छे, ओके, उस समय प्लानिंग होती है। और उस समय एक थर्ड इंडिपेंडेंट न्यूट्रल फाइनेंशियल प्लानर अगर उसमें इन्वॉल्व है तो द चांस कि वो और वो डॉक्यूमेंट भी हो जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग, तो चांस ये है, प्रोबेबिलिटी ये है
कि उसको कैरी आउट करना फिर आसान होता है और डिसीजंस कॉन्शियसली लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ही एक मेन रोल है फाइनेंशियल प्लानिंग का, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये जो मैट्रिमोनियल फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया हो जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग का। और मुझे विश्वास है कि कई फर्म्स जो हैं इसमें स्पेशलाइज करेंगी। वेस्ट में ऐसी कई फर्म्स हैं जो इसमें स्पेशलाइज करती हैं। यहाँ पे इंडिया में तो फाइनेंशियल प्लानिंग इटसेल्फ एज अ प्रोफेशन छोटा है, इसलिए ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग अभी तक नहीं आई, बट पक्की फ्यूचर में आएगी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब रिलेशंस अच्छे हैं, जब आदमी आगे देख रहे हैं कि हमें हमारी जिंदगी साथ बितानी है, उस समय अगर आपने कॉन्शियसली डिसीजंस लिए हैं कुछ भी कि किस तरीके से होगा, और उस समय जो डिसीजंस लिए हैं वो आपने डॉक्यूमेंट कोई तरीके से करें। मैं प्री नप्चुअल एग्रीमेंट वगैरह की बात नहीं करती, वो तो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, बट एक किस तरीके से आप डिसीजंस लेंगे, किसके पैसे क्या चीज में जाएंगे, ये सारी चीजें अगर आप बात करें, और मेजर लाइबिलिटीज हैं अगर बच्चों की पढ़ाई का, घर खरीदने का, खुद के रिटायरमेंट्स का, तो अच्छे रहेंगे तो कैसे रहेंगे, अगर रिलेशंस अच्छे होंगे तो कैसे होंगे, और नहीं होंगे तो कैसे होंगे, इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से होंगे, किस नाम से होंगे, इसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और प्लानिंग रिलेशंस खराब होने से पहले करेंगे तो वो प्लानिंग है, वरना तो इट इज मैटर ऑफ ट्राइंग टू साल्वेज, कि जो बच गया अब उसको किस तरीके से साल्वेज किया जाए। प्लानिंग है वो पहले होती है, और वो मेरे ख्याल से ये टाइप की जो प्लानिंग है ये इंडिया में भी आएगी, आ रही है, धीरे धीरे हो रही है। हम लोग कोई एक आध दो बिल्कुल। अब क्लाइंट्स के लिए करते हैं, बिल्कुल, धीरे धीरे फर्म्स आएंगी जो स्पेशलाइज करेंगी मुझे इससे। लगता है अभी भी काफी हद तक मानसिकता जो है बड़े शहरों तक ही सीमित है इस तरह की प्लानिंग की, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि लोगों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, उसी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाएगा इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग भी। लेकिन चलिए, समय मेरा समाप्त हुआ। इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का जुड़े और इतने अहम मुद्दे पे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स जुड़े पहलू हैं जिन पर बातचीत करनी है। हेमंत सिसोदिया जो कि सीईओ है वाइस इन्वेस्ट के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों के सवालों के जवाब लेने हैं, हमें दर्शकों से बातचीत भी करनी है हेमंत सर। लेकिन उससे पहले जो है सेबी का जो एक बहुत बड़ा कदम है, जो एक ड्राफ्ट प्रपोजल है सर्कुलर जो जारी हुआ है, उस पर बात करना चाहती हूँ मैं। और यहाँ पे स्कीम रिलेटेड बातें बहुत सारी आई हैं, जहाँ पे सैनिटाइजेशन का प्रस्ताव रखा गया है, फंड्स की जगह स्कीम्स का इस्तेमाल करने, एक नाम के तौर पे इस्तेमाल करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। इतना ही नहीं, ओवरलैपिंग को लेके सीमाएं तय की गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने को लेकर जितनी बाधाएं आती हैं, या एज अ प्रोडक्ट इसको और सिंप्लीफाई करने को लेकर कदम उठाया है सेबी ने। ज़रा बताइएगा सर, क्या क्या हाईलाइट्स है और कितना इंपॉर्टेंट होगा ये कदम अगर अप्रूव हो जाता है तो। ये कविता, आई थिंक सेबी के जो प्रपोजल्स हैं, जैसे आपने कहा, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको टैकल करने के लिए किए गए हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि 2017 में जब सेबी ने स्टैंडर्डाइज और कैटेगराइज किया था फंड्स को, उसके बाद काफी हद तक जो एम्बिग्विटी थी या जो क्लैरिटी नहीं थी इन्वेस्टर्स को, वो मिली। लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको अभी टैकल करने की जरूरत है। उसमें से कुछ, जैसे आपने अभी बात की, कि ऐसा क्या टर्मिनोलॉजी है जिससे इन्वेस्टर्स के लिए उनको समझना आसान हो जाए। दूसरी सबसे बड़ा इशू था बेसिकली ओवरलैपिंग का, तो उसको टैकल करने की कोशिश की गई है। और साथ में ये भी कोशिश की गई है कि जो फंड मैनेजर्स हैं उनके पास जो रेसिडुअल अमाउंट रहता है अपनी एलोकेशन के बाद, उसमें किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, कि ताकि वो अगर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस हो, डिफिकल्ट मार्केट कंडीशंस हो, उसमें उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो। और साथ ही अभी तक ये था कि जो भी कैटेगरीज थी उसमें कहा गया था कि एक कैटेगरी में एक ही फंड होगा। अब यहाँ पे सेबी ने कहा है कि आप एक से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशंस हैं। तो मैं एक एक करके आता हूँ। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो दो कैटेगरीज के ऊपर ध्यान दिया गया है पहले। अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं, जैसे पहले ये था कि फंड हाउस या तो एक वैल्यू फंड लॉन्च कर सकते थे या तो फिर एक कॉन्ट्रा फंड लॉन्च कर सकते थे। अब सेबी ने कहा है कि आप दोनों फंड लॉन्च कर सकते हो, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों के जो पोर्टफोलियो है उसमें ओवरलैप 50% से ज्यादा ना हो।
साथ ही जो सेक्टर और थीमेटिक फंड है वहां पे भी देखा गया है कि काफी सारे ओवरलैप होता था पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे भी ये कहा गया है कि जो सेक्टर और थीमेटिक फंड अगर अलग अलग है तो किसी भी फंड की जो जो ओवरलैपिंग है वो 50% से ज्यादा नहीं हो। जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, सेबी ने प्रपोज किया कि उनको 1 साल का समय मिलेगा कि वो अपनी जो ओवरलैपिंग है उसको कम करें। इसको कैसे देखेंगे? एनएफओ जब खत्म होगा उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट होगी तब पोर्टफोलियो को देखा जाएगा, तब वो एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद हर 6 महीने के बाद इसको एनालाइज किया जाएगा कि ओवरलैपिंग कितनी है। 1 महीने का समय मिलेगा फंड मैनेजर को, लेकिन अगर उन्हें थोड़ा और समय चाहिए तो अब उनकी जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है वो उनको 1 महीने का और समय देगी। अगर उसके बाद भी ओवरलैपिंग अगर ये कम नहीं होता है, जो सेबी ने लिमिट प्रिस्क्राइब की है, तब फिर दोनों स्कीम के यूनिट होल्डर्स को, फंड हाउस को ये अलाउ करना पड़ेगा कि वो बिना एग्जिट लोड के उन फंड से निकल जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल फंड्स की जो मैं बात कर रहा था वहां यहाँ पे ये कि मान लीजिए एक मिड कैप फंड है ऑलरेडी, अगर उसको 5 साल हो गए और उसकी अगर मान लीजिए एयूएम जो है 50,000 करोड़ के ज्यादा है, तब जाके अगर फंड चाहे तो एक और फंड उस कैटेगरी में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वहां पे फंड मैनेजर नया होगा। पहली वाली स्कीम में आपको पैसा बंद करना पड़ेगा और जो एक्सपेंस रेशियो है जो पुराने वाले फंड में थी वही यहाँ पे होगी। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखी गई हैं जो मुझे लगता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेसिडुअल अमाउंट की जो मैंने बात की थी, देखिए कविता, मान लीजिए हम फ्लेक्सी कैप की बात करें, 65% पैसा फंड मैनेजर को इक्विटी में डालना है, तो 35% में अब उनको फ्रीडम होगी कि वो इक्विटी में रखें, चाहे वो डेट में रखें, चाहे तो वो गोल्ड और सिल्वर में रखें, या तो रीट्स या इन्वेट्स में रखें। ऑफ कोर्स वहां पे रेगुलेटरी लिमिट होगी हर एक एसेट क्लासेस की, लेकिन फंड मैनेजर के पास ये अभी ऑप्शन होगी कि वो इन एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्ट कर सके। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक मल्टी एसेट फंड का रेप्लिका बने, बट ऑब्वियसली इसलिए वहां पे वो रेगुलेटरी लिमिट्स होंगी। डेट के अंदर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट कही गई हैं कि एक तो ये कि सेक्टोरल फंड लॉन्च कर सकते हैं डेट में। वहां पे 80% पैसा जो है वो एक सेक्टर की सिक्योरिटीज में डालना होगा, लेकिन ओवरलैपिंग जो है वो 60% से ज्यादा नहीं होगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, सिंप्लीफाई करने के लिए ड्यूरेशन की जगह उसको टर्म यूज करेंगे। जैसे लो ड्यूरेशन फंड जो है उसको आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कहेंगे। तो इस तरह की कुछ बदलाव वहां पे किए गए हैं। हाइब्रिड फंड्स में भी आर्बिट्राज फंड में कहा है कि आर्बिट्राज फंड डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और वो भी वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जहां पे मैच्योरिटी जो है 1 साल से कम हो। तो ये, और यहाँ पे भी अगेन रेसिडुअल अमाउंट की जो परमिशन है वो वहां पे इनको दी जाएगी। फिर जो गोल ओरिएंटेड फंड जो होते हैं, जैसे रिटायरमेंट फंड है या फिर चिल्ड्रन फंड है, वहां पे 3 तरह के फंड होंगे कविता। अभी एक ही एसेट क्लास देखने को मिलती थी, अभी वहां पे ऑप्शंस होंगी, इक्विटी, हाइब्रिड और डेट। यानी निवेशक के पास ये ऑप्शन रहेगी कि वो किस तरह का फंड या किस तरह की एसेट एलोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहे। इक्विटी में 80% होगा, हाइब्रिड में 40-60% होगा। तो इस तरह की काफी सारी चीजें जो है प्रपोज की गई हैं, जो अगर एक्सेप्ट होती हैं तो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा स्टेप होगा सेबी की तरफ से। और राइट, मेरे ख्याल से बहुत सारे पहलू हैं इस चर्चा के और इस सर्कुलर के, जो अगर निर्धारित हो जाते हैं, तय हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से चर्चा में आएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों की ओर बढ़ने का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार दर्शकों से जुड़ना शुरू करेंगे फोन लाइन पर। ब्रेक पर मैं जाऊँ